Hello students, today we will learn about post-colonialism. What is post-colonialism? When it emerged? What is the need of post-colonial studies? Important works and intellectuals related to post-colonialism. Watch the video till the last to understand post-colonialism and clear your basics. पोस्ट कॉलोनियलिज्म को जानने के लिए पहले हमको इम्पीरियलिज्म को जानना पड़ेगा। जो इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवाद कि जो स्ट्रॉन्ग नेशंस थे उन्होंने वीकर नेशंस को अपनी कॉलोनी बनाया और उनका एक्सप्लॉयटेशंस किया। जो एशियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ एक्सेट्रा, तो जैसे ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी और फ्रेंच कॉलोनीज़ थी, उन्होंने उनके ह्यूमन रिसोर्स का और उनके इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज थे, नेचुरल जो रिसोर्सेज थे, उन सब का जो है एक्सप्लॉयटेशन किया। वो बहुत ही इनह्यूमैनिटी वे में था कि मतलब अमानवीय था, बहुत ही ज़्यादा। जो पोस्ट कॉलोनियल है उसकी जो रूट है, जो वो रूटेड है, जैसे पौधा जो है वो मिट्टी में रूटेड होता है, और तो जो पोस्ट कॉलोनियल है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, वो हिस्ट्री ऑफ इम्पीरियलिज्म में रूटेड है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है? पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है एक एकेडमिक स्टडी है जो कि कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, फोकसिंग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल एंड exploitation of colonized people and their lands. When it emerged, this field started to emerge in the 1960s as scholars from previously colonized countries began publishing on the persisting effect of colonialism. What is the need of post-colonial study? हमें क्यों ज़रूरत है पोस्ट कॉलोनियल स्टडी की? बिकॉज इट इज़ इसेंशियल फॉर क्रिटिकली एनालाइजिंग द परसिस्टेंट कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब ये प्लेटफॉर्म भी देता है मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को एंड अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स दैट चैलेंज यूरोसेंट्रिक नैरेटिव्स and promote a deeper, more accurate understanding of global history and power dynamics. This field helped to understand contemporary issues like decolonization, movements, and the impacts of historical injustice, offering a lens through which to address ongoing inequalities and shape more equitable futures. और ये जो स्टडी है वो एक होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू भी प्रमोट करती है। देखिए, बाय स्टडिंग थ्रू अ पोस्ट कॉलोनियल लेंस, रीडर्स कैन गेन a deeper appreciation for the cultures and the more complete understanding of their own history and the complexities of the world. अब जो की फिगर्स हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टडी से, तो उनके नाम हैं एडवर्ड सैड। एडवर्ड सैड ने इंट्रोड्यूस किया था ओरिएंटलिज्म, होमी के भाभा, हाइब्रिडिटी, गायत्री चक्रवर्ती स्पीक है सबएल्टर्न, और फ्रेंड्स फैनन है, उनके जो वर्क है वो एग्जामाइन करते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन। उसके बाद में
तीन और जो राइटर्स हैं जैसे तो नगुगी वा थियांगो, चिनुआ एचेबी, पार्था चटर्जी, इन्होंने इस फील्ड में क्या कंट्रीब्यूट किया है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड पावर इन पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। नगुगी वा थियांगो का थिंग्स फॉल अपार्ट। अब जो अदर एक और जो है इंटेलेक्चुअल डेरेक ग्रेगरी, his works explores how to understand the ongoing influences and manifestations of colonialism in the contemporary world, मतलब कि जो आजकल का जो वर्ल्ड है उसमें। अब एक और इंटेलेक्चुअल है एशील बैम्बे, his works examines the post colony and the complex formation of power, sovereignty and subjection in post colonial Africa। अब हम इसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स को पढ़ेंगे। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं वो जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन वर्क्स हैं वो हैं ओरिएंटलिज्म बाय एडवर्ड सैड इन 1978। अब सेकंड जो वर्क है वो है द रेचिड ऑफ द अर्थ बाय फ्रांस फैनन विच केम इन 1961। कैन द सबाल्टर्न स्पीक बाय गायत्री चक्रवर्ती स्पीवैक 1988। फोर्थ वर्क है द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड बाय एल्बर्ट मैमी 1965। अब जो की नॉवेल्स हैं वो हैं थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ एचेबी 1958, मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रश्दी 1981, वाइड सारगासो सी बाय जीन रेज 1966, अमेरिकाना बाय चिमामदा नेगोजी एडिची 2013। अब कुछ इंडियन जो थे उन्होंने भी लिखा है, तो उनमें जो एक बड़ा ही फेमस नॉवल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय विच केम इन 1997। Another work, The Satanic Verses 1988 by Salman Rushdie, explores themes of cultural hybridity and religious and cultural classes। राजा राव के वर्क भी जो हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में को शो करते हैं। अब अमिताभ घोष का द शेडो लाइन 1988 ये भी डीकोलोनाइजेशन को शो करता है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर का जो वर्क है ये जो हमारे कल्चरल जो एलिमिनेट जो हमारा कल्चर था, जो कॉलोनाइजर्स यानी कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उनकी वजह से हमारा कल्चर कैसे इफेक्ट हुआ, कैसे उसमें चेंजेस आए, तो उसको भी गीतांजलि में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिखाया है। अब जो नैन तारा सहगल है उनके दो वर्क है रिच लाइक अस, अ टाइम टू बी हैप्पी, ये भी पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज को दिखाते हैं। हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड, द ग्रेट अमेरिकाना ऑटोबायोग्राफी ऑफ कॉलोनियल पीरियड 1791 बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, रिटर्न टू माय नेटिव लैंड 1939 बाय M.A. Caesar, द म्यूज ऑफ हिस्ट्री 1974 बाय डेरेक वॉलकॉट। The Muse of History 1974 by Derek Walcott, White Mythologies 1990 by Robert Young, The Shock of Arrival, Reflection on Post-Colonial Experience 1996 by Mina Alexander, Post-Colonial Theory and Introduction 1998 by Leela Gandhi, A Critical Psychology of the Post-Colonial, The Mind of Apartheid 2012 by Derek Hook, Post-Colonial Studies, A
Materialist Critic 2004 by Benita Perry. Colonialism, Post-Colonialism by Anya Lumba 2005. Mask of Conquest, Literary Study and British Rule in India by Gauri Vishwanathan. I Wandered Lonely as a Cloud by Wordsworth. Girls by Jamaica Kincaid. Oh, the places you will go, Dr. Seuss. The Empire Writes Back, Theory and Practice in Post-Colonial Literature by Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin. Discourse on Colonialism, 1950 by Aimé Césaire. Black Skin, White Mask, 1952 by Frantz Fanon. An Image of Africa, Racism in Conrad's Heart of Darkness by Chinua Achebe. फाउंडेशनल वर्क ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, जो फाउंडेशनल है, जिन्होंने बिल्कुल फाउंडेशन रखी थी, थ्योरेटिकल फाउंडेशन जिन्होंने रखी थी, तो वो वर्क हैं 1924 का ली प्रोसेस डी ला कॉलोनाइजेशन फ्रेंकेस, फ्रेंच कॉलोनाइजेशन ऑन ट्रायल। मतलब ये इस देखिए वियतनामीज हैं बाय नगुयन एआई क्वेक, अका हो ची मिन है। इंडो चाइना एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने इस वर्क में शो किया है। 1950 डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म बाय एमए सिज़ेरे, ये बड़ा ही इफेक्टिव एसे है। 1952 ब्लैक स्किन वाइट मास्क बाय फ्रेंच फैनन। 1961 में द रेचेड ऑफ द अर्थ बाय फ्रेंच फैनन, ये फाउंडेशनल है, जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी पोस्ट कॉलोनियल थियोरी की। 1957 द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड बाय एल्बर्ट मैमी। एल्बर्ट मैमी जो है वो ट्यूनिशियन बॉर्न ज्यू है, और इन्होंने ज्यूस के बारे में किस तरह से उनकी सिचुएशन थी कुछ एक्सप्लेन किया है। 1964 की जो बुक थी कंसाइंसिज्म बाय कवामे क्रूमा, बुक का नाम है पूरा कंसाइंसिज्म फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी फॉर डीकोलोनाइजेशन बाय क्रूमा। 1978 ओरिएंटलिज्म बाय एडवर्ड सईद। ये जो वर्क है, इन वर्क्स में जो है थ्योरी की फाउंडेशन रखी थी, और उससे ऊपर जितने भी हमने वर्क्स पढ़े थे तो उनमें से वो टोटल इन्फ्लुएंशियल वर्क थे। इन नटशेल वी कैन से कि जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ है उसकी जो रूट है वो जैसे पौधा रूटेड होता है सॉइल में, तो उनकी जो मिट्टी में जैसे रूटेड होता है पौधा, तो पोस्ट कॉलोनियल स्टडी भी हिस्ट्री ऑफ इम्पेरियलिज्म में रूटेड है। तो वहाँ से उसका जो स्टेम है, जो उसका स्टेम है जो सपोर्ट कर रहा है उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को, कल्चरल इफेक्ट्स को, सोशल इफेक्ट्स को, तो वो क्या है, वो इंटेलेक्चुअल्स है एंड देयर वर्क्स हैं, जो कि एकदम जैसे भारत का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे भारत में हाँ, जब ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने हम लोगों को अपनी कॉलोनी बनाया था और हमारे सारी चीज़ों का एक्सप्लॉयटेशन किया था, तो जैसे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का, उन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बदल दिया था। उन्होंने हमारे जो हमारे बुक्स थी, वर्नाकुलर जो बुक्स थी, उनको भी जो है ना प्रिंट करने के लिए फ़ंड देने से मना कर दिया था, और उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को जो है इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में।
ताकि जो है उनको सस्ते क्लर्क मिल जाए अपने काम करने के लिए। और उन्होंने इंडियंस को इस तरह से बनाया कि वो मतलब कि वैसे तो इंडियंस थे, देखने में तो इंडियंस लग रहे थे, लेकिन उनकी जो थॉट थी, जो उनकी जो कल्चर था, उसको उन्होंने पूरा ब्रिटिश बना दिया। तो वो ब्रिटिशर्स ही थे, उनके वर्क से, उनकी थॉट्स से, उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनका फूड, उनके क्लॉथिंग, सब कुछ उन्होंने चेंज कर दिया था। तो जब एक देश किसी दूसरे पावरफुल देश के अंडर सप्रेस्ड रहता है और उसके बाद फिर वो अपनी आइडेंटिटी को पहचान कर अपना डीकोलोनाइज कर जो प्रोसेस है वो उनका स्टार्ट होता है। तो फिर उसके बाद में जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो जब उनकी कंट्री चाहे कितनी भी रिच थी, तो उसमें कितनी लूटिंग प्लंडरिंग हुई और उनका कितना जो है शोषण हुआ, तो उसके बाद में वो देश बिल्कुल गरीब हो जाता है और फिर उसको छोड़कर जो है वो चले जाते हैं कॉलोनाइजर्स। और जो कॉलोनी है वो बहुत ही एकदम से तबाह कंडीशन में होती है। तो उसका जो एग्रीकल्चर है, उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसका जो एजुकेशन सिस्टम है, सब एकदम से स्कैटर्ड पोजीशन में होता है। तो जो न्यूली गवर्नमेंट आती है इंडिपेंडेंट होने के बाद में, तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो कैसे डेवलप किया जाए अपनी कंट्री को। तो भारत का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो भारत में जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल जो है सिस्टम था एग्रीकल्चर का, भारत जो है मोस्टली बारिश पे डिपेंड करता था। तो उसके बाद जो है इरिगेशन सिस्टम को सुधारा गया, नहरें निकाली गई, बहुत सारे इस तरह से डेवलपमेंट किए गए ताकि हाइब्रिड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, तो इन सब का यूज़ करके हमने अपने देश में हरित क्रांति लाई। फिर श्वेत क्रांति, डॉक्टर कुरेन जो है उनके द्वारा जो है श्वेत क्रांति लाई गई। दूध हमारे यहाँ पे डेवलप किया गया, जो हाइब्रिड जो टाइप के जो एनिमल्स जो थे, उनको जो मिल्क प्रोड्यूसर एनिमल्स थे, तो उनको रेडी किया गया। काफ़ी कुछ इन्वेंशन किए गए। जैसे जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे तो भारत में अकाल पड़ते थे, तो अकालों की समस्या बहुत थी, गरीबी बहुत थी और एजुकेशन का लेवल बहुत कम था। कुछ ऊपर के ही अपर स्टाटा के लोग ही पढ़े लिखे थे, लोअर स्टाटा में पढ़ाई थी ही नहीं। तो और जो फार्मर्स थे उनको काफ़ी जो है ना साहूकारों से पैसे लेने पड़ते थे। तो वो सिस्टम जो है ख़त्म किया गया, बैंक बनाए गए। तो काफ़ी कुछ काम करना होता है जब एक देश आज़ाद हो जाता है। तो जो ये पोस्ट कॉलोनियल स्टडी है, ये इन सब चीज़ों को डेवलप करवाती है कि क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या ख़त्म हो गया था, क्या ज़्यादा शोषण हो गया था, और इन सब को जो है डेवलप करके कैसे एक बेस्ट फ्यूचर बनाया जाए। तो इसमें जो है पोस्ट कॉलोनियल स्टडी हेल्प करती है। हाँ, ये हम इंडियंस हैं तो हम लोग बेस्ट एग्जांपल्स अपनी ही पास्ट हिस्ट्री से ले सकते हैं। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडी है वो उसकी जो रूट है वो इम्पीरियलिज्म में है। कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो अब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो फिर उसकी सिचुएशन 1947 में क्या थी और आज 2025 में क्या है। तो डेवलपमेंट कैसे हुई है, तो पोस्ट कॉलोनियल स्टडी से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई है। कि उन लोगों ने हमारा कैसे शोषण किया, उन लोगों ने हमारे साथ में क्या क्या किया, हम कैसे मेंटली जो है ना हाइब्रिड हो गए कि अपना कल्चर भूल गए हैं।
क्योंकि जब इतने सालों तक 200 सालों तक 250 सालों तक जैसे मान लो किसी किसी कंट्री में तो 300 400 सालों तक जब दूसरे कल्चर के लोग अपने आप को सुपीरियर बता बता के फिर हमारे ऊपर जब राज करते हैं और उसके बाद में फिर हम रजिस्ट करते हैं और अपने देश को आज़ाद करा लेते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो फिर उसकी जो एक कंडीशन होती है कि सोशली वो कैसा है और उसके बाद में उसका इकोनॉमिकल जो है ना स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स का जो स्टेटस है वो क्या है, कि वो कितना एजुकेटेड है, उसकी अर्निंग कितनी है, पर पर्सन अर्निंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है जब कोई देश किसी देश के कोई देश गुलाम बनता है किसी और देश का, यानी कि पावरफुल नेशंस जब पुअर नेशंस को, अपने से पुअर नेशंस को जब अपना गुलाम बनाते हैं तो उनके सारे रिसोर्सेज का वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। अफ्रीका में तो, अफ्रीका का एग्जाम्पल सबको पता है कि वहाँ के लोगों को तो कैसे जानवरों की तरह से चेन से बांध के रखा जाता था, उनको खरीदा बेचा जाता था, स्लेव सिस्टम था वहाँ पे। तो ये काफ़ी मतलब कि इनह्यूमैनिस्टिक था, अमानवीय, जिसको बोल सकते हैं ना अमानवीय व्यवहार था कि आप किसी देश को गुलाम बना रहे हो और फिर उन लोगों को जो है ना आप जो है स्लेव्स की तरह ट्रीट कर रहे हो, उनको जानवरों की तरह बेच रहे हो, उनको उनके बच्चों से दूर कर रहे हो, उनको उनकी फैमिली से दूर कर रहे हो, और उनको आप जो है सेक्सुअली कैसे हरासमेंट किया गया विमेंस को, ये सबसे बड़ा एक जो है ना पॉइंट है। तो फिर इस तरह से पोस्ट कॉलोनियल स्टडी जो है ना बहुत हेल्प करती है एक आज़ाद कॉलोनी को अपना फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर को परफेक्ट करने में, फ्यूचर को ब्राइट करने में। दैट्स इट, थैंक यू। I hope this video will clear your basics regarding post-colonial study. If you like the video, then like it, and if you want more videos like this, then please subscribe my channel. Have a good day.